अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन और आप देख रहे हैं शेख यासीन ऑफिशियल। आप सबको शेख यासीन ऑफिशियल में खुशामदीद। ये वीडियो भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बन रही है। जैसे कि नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस हमने शुरू कर दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी वीडियोस बनाते जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर की वीडियो आज बन रही है। कल फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनी थी, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जो हासिल करना था वो आप सब हासिल कर चुके होंगे इंशाल्लाह। आज हम सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है वो है होमोस्टैसिस एंड एडॉप्टेशन। ये सारे स्लाइड्स केएमयू के स्लाइड्स हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम तर स्लाइड्स आप सबको समझा सके। ठीक है, तो ये होमोस्टैसिस एंड एडॉप्टेशन को कैरी ऑन करते हुए आगे चलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव इसके कितने हैं, कौन से हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ये है कि होमोस्टैसिस डिफिनीशन हो, होमोस्टैसिस क्या है और होमोस्टैसिस के कौन से वो फैक्टर्स हैं जो होमोस्टैसिस को अफेक्ट करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, और फिर ये फीडबैक प्रोसेस में जो इंटरप्रेट करते हैं इसका क्या रोल है। ठीक है, फिर ये मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई स्टेजेस टाइप ऑफ होमोस्टैसिस थ्रू चार्ट्स। ठीक है, फिर ये टाइप्स और स्टेजेस ये चार्ट्स के जरिए ना आइडेंटिफिकेशन करना है इनका। फिर ये कि अडॉप्ट हाउ टू कैर एंड हैंडल मॉडल्स एंड चार्ट्स। फिर इसका ये पता चलना है कि कैसे हम चार्ट्स के ज़रिए ना मॉडल्स और हैंडल और इसका कैर कैसे करते हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया के बगैर आगे चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, क्योंकि हम होमोस्टैसिस पढ़ रहे हैं, तो होमोस्टैसिस क्या है, होमोस्टैसिस की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे लिखा है कि द टर्म होमोस्टैसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स होमो विच मीन सैम एंड स्टैसिस विच मीन स्टैंडिंग। यहाँ ये लिखा गया है कि होमोस्टैसिस दो अल्फाज का मजमुआ है। इट्स कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दे ये जो होमोस्टैसिस है ना, ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स इकट्ठे हुए हैं। एक है होमो। होमो का क्या मतलब है हम सबको पता ही है, आप सबको भी पता होगा कि होमो का मतलब है सेम। जिस तरह हम मिक्सचर के टाइप्स में पढ़ते हैं कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है ना, तो अब यहाँ होमो वही वाला होमो है। होमो का मतलब है सेम और स्टैसिस का मतलब है स्टैंडिंग। तो सेम स्टैंडिंग जो मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें बॉडी को सेम स्टैंडिंग पे रखती है, हर हाल हो, हर हालत में बॉडी को सेम पोजीशन पे रखना हो, तो वही प्रोसेस, वही मेंटेनेंस होमोस्टैसिस है। ठीक है ना, फिर ये इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट मींस स्टैंड द सेम। बिल्कुल जो भी हो, बाहर जो भी चेंज आए वो बॉडी मेंटेन रखे। ठीक है, फिर ये है कि ये बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, ये उसी को सेम रखता है। ठीक है, फिर ये कि होमोस्टैसिस जो है ना, ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसके ज़रिए से एक बॉडी अपनी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है, और बाहर के इन्वायरमेंट से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि एन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन। ठीक है, फिर ये आगे आता है कि the internal environment refers to the condition inside an organism. These conditions remain more or less constant despite changes in the outside environment. ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ ना मेंटेन रखते बिल्कुल, उसमें दोनों में ना वो के बॉडी बाहर के चेंजेस से या अंदर के चेंजेस खुद को मेंटेन कर सके। फिर ये है कि इसकी क्या डिफिनीशन है। अब यहाँ प्रॉपर डिफिनीशन आ रही है कि द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन नैरो लिमिट्स इज कॉल्ड होमोस्टैसिस। ये आपने याद रखना है कि बॉडी के नैरो लिमिट्स के साथ अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना ना, यही होमोस्टैसिस है। ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग होमोस्टैसिस, वो कौन से फैक्टर्स है जो होमोस्टैसिस को अफेक्ट करते हैं। उसमें डिजीज़ है। ठीक है, कोई डिजीज़ आ गया, कोई बीमारी लग गई है आपको, स्ट्रेस खुद एक बीमारी है। ठीक है, लाइफस्टाइल, इंजरी, आपको इंजरी, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, आउटसाइड टेम्परेचर, मेडिकेशन, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जो होमोस्टैसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज feedback mechanism? A feedback mechanism is a psychological regulation system in a living body that works to return the body to its normal internal state, or commonly known as homeostasis. फीडबैक साइकोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम है। ठीक है, एक लिविंग बॉडी में साइकोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम है जो कि एक बॉडी को अपनी नॉर्मल हालत में लाने के लिए वर्क करती है। ठीक है, इसे हम होमोस्टेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर यह है कि यही इसी के ज़रिए से होमोस्टैसिस होता है और यही वो मैकेनिज्म है जिसमें एक बॉडी एब नॉर्मल पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आती है। ठीक है, अब यहाँ है कि अब अगर एक बॉडी में चेंज आए, when there is a change in a system, an alarm is triggered which causes the feedback loop to start. The output either supports or hold back to the modification. अब अगर कोई बीमारी आ रही हो, जो भी ये जो हमें टेम्परेचर होता है ना, ये असल में एक अलार्म होता है। ये हमें पता चल रहा होता है कि बीमारी आ रही है, तो इसी वजह से वो फीडबैक और सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो फीडबैक मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टिमुलस रिसीव होता है। ठीक है ना, अब वो जो स्टिमुलस रिसीव करता है वो रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स कहते हैं उसे। स्टिमुलस रिसीव करने वाले को रिसेप्टर कहते हैं। जब फिर रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करता है तो फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम भेजता है कि स्टिमुलस रिसीव हो गया। फिर उधर से वापस इफेक्टर की तरफ ना दोबारा पैगाम आता है। तो तीन चीज़ें हो गई, रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्टर। ठीक है,
स्टिमुलस क्या है? व्हाट इज स्टिमुलस? अब सारों को ना तफसील से जरा स्टडी करते हैं। स्टिमुलस इज समथिंग व्हिच कॉजेस चेंजेस इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द वेरिएबल। स्टिमुलस वो चीज़ है जो कि सिस्टम में चेंज लाती है, ठीक है ना, चेंज लाने वाली चीज़ स्टिमुलस है, ठीक है। फिर आगे रिसेप्टर, व्हाट इज रिसेप्टर? अ स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स द बॉडीज इंटरनल फंक्शंस एंड कंडीशंस, डिटेक्ट्स चेंजेस इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कैरी देम टू द कंट्रोल। रिसेप्टर क्या है? जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो कि नाम से पता चल रहा है, और दूसरा काम ये करता है कि वो चेंज रिसीव करके, वो स्टिमुलाई रिसीव करके कंट्रोल सेंटर को फिर भेजता है, ठीक है। फिर कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर क्या काम करता है? कंट्रोल सेंटर रिसेप्टर से मैसेजेस रिसीव करता है, ठीक है, सबसे पहला ये काम है, और वही मैसेज फिर इफेक्टर को भेजता है। रिसेप्ट कंट्रोल सेंटर के क्या काम है? सबसे पहला काम, वो रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करता है, ठीक है, और फिर वही मैसेज इफेक्टर को भेजता है। इफेक्टर वही जगह होती है जहां जिस जगह पे आपको स्टिमुलाई महसूस हो गई हो। इफेक्टर, अब इफेक्टर क्या है? A muscle or organ that receive messages from the control center to change its function in order to correct a deviation in the body's internal condition। अब मिसाल के तौर पर ये इफेक्टर कौन सी जगह? इफेक्टर वही जगह है जो इफेक्ट होती है, ठीक है, नॉर्मली। अब मिसाल के तौर पे हम गर्मी है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, तो अब कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को मैसेज भेजता है कि वेजो डायलेशन करो या वेजो कंस्ट्रक्शन करो, ताकि स्वीटिंग हो, ताकि आपसे ना पसीना बह जाए, जिसकी वजह से आपके जो इंटरनल बॉडी है उसके टेम्परेचर ठीक हो जाए। हार्मोन, बस अब देखते हैं कि हार्मोन क्या है। हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी बाय कैरिंग मैसेजेस थ्रू योर ब्लड टू योर ऑर्गन, स्किन, मसल्स एंड अदर टिश्यूज। हार्मोन क्या है? हार्मोन केमिकल्स है, ठीक है, जो कि डिफरेंट फंक्शन में बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है कि किस जरिए से वो मैसेजेस कैरी करते हैं, आपके ब्लड के जरिए से, आपके ऑर्गन्स के जरिए से, स्किन, मसल्स और अदर टिश्यूज को, ठीक है। फिर कंपोनेंट ऑफ फीडबैक को जारी करते हुए अब नेगेटिव फीडबैक लूप या पॉजिटिव फीडबैक लूप, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म के टाइप्स भी कह सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक क्या है? होमोस्टैटिक मैकेनिज्म दैट अपोजेस और रेजिस्ट अ चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि एक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, ये एक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है कि ये बॉडी के इंटरनल कंडीशंस में चेंज को अपोज करता है या रेजिस्ट करता है कि ये चेंज आए ना, ठीक है। अब दूसरा है कि अ मैकेनिज्म द पॉजिटिव फीडबैक लूप इंक्रीज और इनलार्ज द चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या करता है? वो यही काम करता है कि वो उसी चेंजेस को जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस में आ रही हो, उसी चेंजेस को ये फैसिलिटेट करते हैं, उसी को इनलार्ज करते हैं, ठीक है, और उन्हें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ये है कि इट अप्लाइज टू मेनी सिस्टम इन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इज वन एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं और वो ये है कि इफ द ब्लड टेम्परेचर राइजेस अ हीट गेन सेंटर इन द ब्रेन सेंड्स नर्व इंपल्सेस टू द स्किन व्हिच कॉज विजुअलाइजेशन एंड स्वेटिंग व्हिच कूल द ब्लड। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, यहाँ भी इन्होंने एक एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक का दिया है, और वो ये है कि अगर ब्लड की टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा हो तो ये ब्रेन जो कंट्रोल सेंटर है वो उसी इफेक्टर को इम्पल्स भेजता है कि वो वेजो डायलेशन करे और इसी के ज़रिए से स्वीटिंग हो, ठीक है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि स्टिमुलस आता है, सेंसर इफेक्टर को भी सेंसर, सॉरी इफेक्टर नहीं, सेंसर रिसेप्टर को भी कहते हैं, ठीक है। फिर वो कंट्रोल सेंटर दोबारा इफेक्टर को, और फिर वही इफेक्टर स्टिमुलस, ठीक है ना। फिर अब यहाँ बॉडी टेम्परेचर, नर्व सेल्स इन स्किन इन ब्रेन, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन, और इसी के जरिए स्वीटिंग हो जाता है। अब नेगेटिव फीडबैक को आगे करते लेके जाते हुए, इफ द ब्लड टेम्परेचर फॉल्स इट स्टिमुलेट्स अ हीट लॉस सेंटर इन द ब्रेन which sends impulse to the skin causing vasoconstriction and cessation of sweating. These changes reduce heat loss from the skin. The warmer or cooler blood provides negative feedback to the thermoregulatory center in the brain. ठीक है, ये वही बात। अब जरा डिटेल पे आते हैं। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इज द प्राइमरी होमोस्टैटिक मैकेनिज्म दैट कीप्स अ वेरिएबल क्लोज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू और सेट पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक ये एक प्राइमरी होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कि ये बिल्कुल प्राइमरी साइड पे होता है। होमोस्टैटिक मैकेनिज्म हैज थ्री कंपोनेंट्स। होमोस्टैटिक मैकेनिज्म के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ये याद रखने। सबसे पहला सेंसर, रेगुलेटरी सेंटर और फिर इफेक्टर। इस सेंसर को ना, सेंसर वही रिसेप्टर है, रेगुलेटरी सेंटर कंट्रोल सेंटर है, और इफेक्टर वही वाला इफेक्टर है, ठीक है। अब इसके एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि द पिट्यूटरी बॉडी प्रोड्यूसेस follicle stimulating hormone FSH which promotes the development of the ovarian follicles and causes the ovaries to produce estrogen। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जिस तरह होता है जो कि एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो वो उनको मैसेज देते हैं, वो फिर वही खारिज करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन आल्सो एक्ट ऑन द यूटेरस एंड causes its lining to taken, ठीक है। when the estrogen reaches a certain level in the blood it acts on the pituitary and stop the production of more FSH। फिर उसी को स्टॉप करने के लिए भी मैसेज आया जाता है, ठीक है। in this case estrogen is exerting a negative feedback on the pituitary। ये सारा जितना भी होता है ना, इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है। if the estrogen level in the blood falls the pituitary begins to secrete FSH again, ठीक है। positive feedback is a mechanism that brings about a change in the same direction। positive feedback क्या?
फीडबैक जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ये फैसिलिटेट करता है, ऐसे इंलार्ज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? इसका ब्लड क्लॉटिंग होता है इसी के जरिए, रिलीज ऑफ एक्साइटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। अब डिलीवरी में ना जो एक्साइटोसिन खारिज होता है, अब आप यहाँ देख ले, डिलीवरी में एक्साइटोसिन जो खारिज होता है तो पॉजिटिव फीडबैक के जरिए से। आप यहाँ देख ले, सारे डायग्राम को ना खुद देख ले, आपको सही पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द लिविंग प्रोसेस इन द सेल्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को तो आप सब जानते होंगे। लिविंग प्रोसेस इन द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। These enzymes work best in specific conditions such as those of temperature and pH. Any change in these conditions affect the function of the enzyme and may lead to the death of the cells or ultimately the whole organ, ठीक है। दिस इज वाई द इंटरनल वन नीड्स टू रेगुलेट एंड कीप। अब ये एक अहम सवाल है कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस, बॉडी को इंटरनली रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, उसे कीप कांस्टेंट रखना क्यों ज़रूरी है? तो इसे इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको रेगुलेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और स्वीटिंग ना हो तो फिर क्या होगा? ज़रा सोचिए इसके बारे में। इनफैक्ट द इंटरनल कंडीशन आर नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट बट अलाउड टू वेरी विद इन वेरी नैरो लिमिट्स। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वेरीज बिटवीन 36.1 अप टू 37.80 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। रोल ऑफ होमोस्टेसिस को देखते हैं आप। There is no specific organs which controls homeostasis except possibly the brain. ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो होमोस्टेसिस को कंट्रोल करे। पॉसिबली इसकी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेन हो सकता है। द स्किन, किडनी, लिवर, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम ऑल प्ले अ पार्ट इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट्स, ठीक है। एग्जांपल ऑफ होमोस्टेसिस की एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं? द स्किन इज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन व्हिच हेल्प्स मेंटेन द बॉडी टेंपरेचर विद इन द लिमिट गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। सर पिछले स्लाइड में मिसाल दिया गया था। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा ऑर्गन होमोस्टैटिक ऑर्गन है, तो स्किन इज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन, ठीक है ना, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं। रूल ऑफ होमोस्टेसिस को जारी रखते हुए, द एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग द डे एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, समटाइम्स बाय एज मच एज 40 डिग्री C, बट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्टेज एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अचीव्ड बाय स्वीटिंग, वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रक्शन। अब ये जो 37 डिग्री पे ना बॉडी की टेम्परेचर आता है, तो ये क्यों आता है, किसकी वजह से? ये वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रक्शन एंड शावरिंग की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर ये रूल ऑफ होमोस्टेसिस। अब ये आप देख सकते सेक्शन थ्रू स्किन, द स्वीट ग्लैंड एक्सट्रैक्ट्स स्वीट फ्रॉम द ब्लड एंड पासेस इट अप द ड्यू टू द स्किन सरफेस वेयर इट इवापोरेट्स। आप इस सारे ना इसी को देख ले, आपने डायग्राम देखना है, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्वीट डक्ट, स्वीट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, ये आपने देखना है। इवापोरेशन कैसा होता है, स्वीट पोर, ठीक है। अभी विजुडाइलेशन क्या है? विजुडाइलेशन को स्टडी करना है। इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, द ब्लड वेसल्स इन द स्किन डायलेट, बिकम वाइडर एंड अलाउ मोर ब्लड टू फ्लो नियर द सरफेस। द हीट लॉस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द स्किन हेल्प्स कूल द सर्कुलेटिंग ब्लड। विजुडाइलेशन क्या है? विजुडाइलेशन ये है कि अब अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन में, ब्लड वेसल्स ये डायलेट हो जाते हैं, ये वाइडर हो जाते हैं और ये ब्लड फ्लो को सरफेस के ऊपर ना अलाउ करते हैं, तो इसी वजह से हीट लॉस हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसे विजुडाइलेशन कहते हैं। कंस्ट्रिक्शन क्या है? इफ द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, द ब्लड वेसल्स इन द स्किन कंस्ट्रिक्ट, लेस वार्म ब्लड फ्लो नियर द सरफेस टू लेस हीट इज लॉस्ट। अब अगर हीट की कमी हो, बॉडी वार्म हो रही हो, ठीक है ना, तो फिर विजु कंस्ट्रिक्शन होता है। विजु कंस्ट्रिक्शन कैसे होता है? विजु कंस्ट्रिक्शन ये होता है कि ब्लड वेसल्स जो है स्किन में वो कंस्ट्रिक्ट, वो लेस वार्म ब्लड फ्लोज, ठीक है ना, फिर बहुत कम ब्लड फ्लो, जो वार्म ब्लड फ्लो है ना बहुत कम होता है सरफेस पे, तो इसी वजह से हीट भी कम लॉस होता है। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस है इसे विजु कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे जाते हुए फिर ये सेंसिंग है। स्टेजेस ऑफ होमोस्टेसिस में देखते हैं सेंसिंग। रिसेप्टर इज वेयर सेंसिंग इज परफॉर्म्ड। इट इज द सेंसिंग एलिमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेंसिंग क्या है? सेंसिंग वही मैंने बताया था पहले भी, रिसेप्टर या सेंसर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये सेंसिंग, ये हमें पता चल रहा होता है, ये सेंस करता है चीज़ों को, ठीक है। इसी के जरिए से फिर रिस्पॉन्ड मिल जाता है। प्रोसेसिंग, द कंट्रोल सेंटर इज, प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग कहाँ होता है? द कंट्रोल सेंटर इज वेयर प्रोसेसिंग हैपेंस। प्रोसेसिंग होता है कंट्रोल सेंटर में, ठीक है ना। और रिसेप्टर के जरिए हम क्या करते हैं? रिसेप्टर के जरिए हम सेंसिंग करते हैं और कंट्रोल सेंटर के जरिए हम प्रोसेसिंग करते हैं, सही है। इसे हम इंटीग्रेशन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर से ये रिसीव कर लेता है कंट्रोल सेंटर और फिर ये आगे भी भेजता है। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग क्या है? इफेक्टर इज अ पार्ट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। इट मे आइदर इनहैंस और ऑफर्स द स्टिमुलस। रिस्पॉन्डिंग क्या है? इफेक्टर ही में यह होता है, और अगर कंट्रोल सेंटर से कोई कमांड मिल जाए कि विजुडाइलेशन कर लो, विजु कंस्ट्रक्शन कर लो, तो वही रिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।